We bring the best. We bring the best. We have to. We have to. We have the best listeners at RadioContactPakistan.com. बढ़ते हुए दर्जा हरारत और दूसरी मौसमी तब्दीलियों ने हमारे सारे यानी जमीन का निजाम दरहम बरहम कर दिया है। इसकी वजह से हम सब वाकिफ हैं कि लफ्ज ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ये तब्दीलियां कभी भयानक तूफान की सूरत में या कभी मूसलाधार बारिशों और सैलाब की सूरतों में जूं जूं मंजरें आम पर आ रही हैं। सामईन, पूरी दुनिया के लिए आने वाले वक्तों में तबाही और खतरनाक सूरत हाल का अंदेशा करती हैं। माहिरीन ने इस हवाले से दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग के बाइस मुस्तकबिल में आने वाली कुछ तब्दीलियों से आगाह किया है। वो तब्दीलियां, वो असरात क्या होंगे, वो क्या किरदार है कि जो हमें एज अ कम्युनिटी, एज अ ह्यूमन बीइंग प्ले करना है अपने प्लेनेट को बचाने के लिए, जानते हैं आज के प्रोग्राम में क्लाइमेट चेंज एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनको सब दिया है तो थोड़ा सा इसको भी दे दें, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तमाम टेक्नोलॉजी सिखाएंगे यार तारिक जी। इसी तरह अगर हम इसको थोड़ा ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में देखें तो देखें Gupshup with TNT. अस्सलाम वालेकुम सामीन, रेडियो कॉन्टैक्ट पाकिस्तान.com से आपका पसंदीदा शो गपशप ताहिर लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हूं। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, जहां कहीं भी होंगे खुश व खुरम होंगे। सामीन, एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा मौजू जो कि हमेशा से मेरे दिमाग में खटकता रहा है कि ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट, एक ऐसा अहम सब्जेक्ट कि जिसको अनफॉर्चुनेटली हमारा मीडिया बहुत स्ट्रांग है। हमारा मीडिया इस वक्त वो रोल प्ले कर रहा है जो कि एक इनकलाबी फौजी को, एक इनकलाब लाने वाले को प्ले करना चाहिए, बड़ा मुस्बत रोल प्ले कर रहा है। लेकिन इस तमाम इश्यूज के अंदर के जो हमारे मुल्क में इस वक्त हैं, उनको देखते हुए एक चीज जिसको वो बुरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं वो सामीन है माहौलियात यानी क्लाइमेट की चेंज, और उसमें हमें क्या रोल प्ले करना चाहिए बहसियत इंसान के, बहसियत कम्युनिटी के मेंबर के। इंडीड सम चैनल्स जो हैं वो इस सिलसिले के अंदर कुछ रोल प्ले करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जब प्रोफेशनल्स को एड्रेस करते हैं तो जो उनसे सवालात के जवाब लेते हैं वो इतनी आम फाहम जबान में नहीं होते कि हर आदमी को समझ आ सके और हर आदमी इस चीज़ को, इस सूरत हाल को समझ सके कि जो हमारे माहौल में चेंजेस आ रही हैं, जो हमारे मौसम में चेंजेस आ रही हैं, जिनको हम पिछले 10, 15, 20 साल से देख रहे हैं कि हर चीज़ जो सी है वो एक्सट्रीम पे जा रही है, तूफान आ रहे हैं, सैलाब हैं और तरह तरह की चीज़ें हैं। तो ये सब कुछ हो क्या रहा है, वाई इट इज़ लाइक दिस। यानी अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं सामीन, तो आप जाकर के देखिए, आप इसके बारे में आपको स्टैटिस्टिक्स मिलेंगे और बड़ी हैरानगी नजर आती है कि ग्रेजुअली जो है हमारे यहाँ जो माहौल से रिलेटेड एलिमेंट्स हैं उनमें एक्सट्रीम आ रही है, यानी दर्जा हरारत बढ़ रहे हैं, दर्जा हरारत इंतहाई कम हो रहे हैं, बेजरूरत और बेवक्त बारिशें हो रही हैं, उन जगहों पे सैलाब आ रहे हैं जहां पे सैलाब नहीं आ रहे थे, ग्लेशियर्स हैं तो ये क्यों पिघल रहे हैं, क्यों है कि समुंदर के जो पानी है उसकी सतह समुंदर जो है वो बढ़ती जा रही है, और क्यों ये कहा जाता है कि अगले 15-20 साल के अंदर पता नहीं खुदा जाने क्या होने वाला है। ये तमाम बातें जानना सामीन हमारे लिए बहुत जरूरी है, और ये बातें अगर हम नहीं जानेंगे तो ना ही हम अपना रोल प्ले कर सकेंगे। और एक चीज और ज़हन में रखिएगा कि हमारा एक जो जिम्मा है, एक हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये भी है कि हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए ज्यादा अच्छी जिंदगी के मौके छोड़ के जाएं, ना कि हम एक ऐसी जिंदगी उनके लिए छोड़ें, एक ऐसा वक्त उनके लिए छोड़ें
कि वो हम पे कूसें, वो हमें बुरा भला कहें कि हमारे इंसेस्टर्स ने ये इकदामात क्यों नहीं किए, ये प्रिवेंशंस क्यों नहीं की कि आज हमारी जिंदगी बेहतर होती। तो सामीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तो हम ये जानना चाहेंगे कि व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, हो क्या रहा है ये सब कुछ, पहली बात तो ये। और दूसरी बात हम ये भी जानना चाहेंगे सामीन कि हमारा रोल, मेरा इंफरादी रोल क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या छोटी छोटी बातें हैं कि जो एक फर्क ला सकती हैं। एंड यू नो एंड आई नो एज वेल कि कंटेंट पाकिस्तान का मोटो क्या है, टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। डोंट गो अवे, आई एम कमिंग बैक, इंट्रोड्यूसिंग यू टू माई गेस्ट, एक माहिर जो कि हमें माहौलियात के बारे में बताएंगे और वो सब कुछ आप जानना चाहेंगे। यकीन कीजिए बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, बहुत ऐसे फैक्ट्स आपके सामने आज पहली मर्तबा हम उनको लेके आ रहे हैं कि जो शायद आपसे छुपाए भी जा रहे हैं। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। आई बी बैक सून। You're listening to Gupshup. Gupshup. With TNT. Retelling of information heard on this program Without the express written consent of RadioContactPakistan.com is probably okay. Remember, together we can make a difference at RadioContactPakistan.com. वेलकम बैक सामीन। जी जनाब, हम बात कर रहे हैं आज माहौल की, क्लाइमेट चेंज की एंड व्हाट इज आवर रोल इन इट। और आज मेरे साथ जो मेरे मेहमान हैं जनाब, नो अदर देन इंजीनियर गुलाम अब्बास, जिन्होंने graduated in 1968. He is the chairman of CAMAGE as well as chairman of Essential Oil Committee, PSQCA, Pakistan Standards Quality Control Authority, Ministry of Science and Technology. He is a lifelong fellow member of Institution of Engineers Pakistan as well as life member for Engineering Council. He has traveled a lot, and few of the countries he has visited are United States of America, USSR, Middle East, North Africa, Egypt, India, Singapore, Yemen, Libya, UK, France, and as well Colombo. बड़ी हैरानगी की बात है, पूरी दुनिया तो आपने फिर ली, अब रह के आगे पीछे। Anyway, he is the author of over 40 technical papers. उनके जो पेपर्स हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल फोरम्स और सेमिनार्स के ऊपर एड्रेस हुए हैं। एंड ही इज basically a very good presenter international seminars में और workshops में। he's a consultant, advisor and a trainer. आज मिलते हैं हम जनाब गुलाम अब्बास भाई से। स्काइप पे हमारे साथ हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम अब्बास भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। सब आप ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा करम। अब्बास भाई, अच्छा जनाब, सबसे पहले तो आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए कि पाकिस्तान में आप कहाँ से, आपकी फैमिली, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड, क्या करते हैं आप? सर, मेरा नाम पूरा गुलाम अब्बास साइकिल वाला है। मैं कराची में स्टेशन हूँ और मैं अब अपनी कंपनी का चेयरमैन हूँ कैमेज के नाम से। और मेरी मशगूलियात ये हैं कि आई एक्चुअली give lectures to the American oil and gas companies on health, safety and environment. और इसके अलावा मैं कंसल्टेंट हूँ कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज का केमिकल्स के सिलसिले में। कोई नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने होते हैं तो मुझे रिव्यू करते हैं। आई मेक फिजिबिलिटी स्टडीज एक्सेट्रा जी। और मेरी हॉबीज में जो है वो तकरीबन तो पढ़ाना काफ़ी कुछ होता है उसमें। आई कंडक्ट द कैरियर काउंसलिंग क्लासेज एंड आई गिव द स्टूडेंट्स what are the problems of their day-to-day problems, you know, which they feel as a professional. सही। और आपकी फैमिली आपके घर में? सर, मेरे दो बच्चियां हैं, एक बेटा है, तीनों की शादियां हो चुकी हैं। मेरी वाइफ जो है वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। माशाल्लाह। शी इज आल्सो अ प्रैक्टिसिंग लेडी। माशाल्लाह। तो जनाब, आप एक अच्छी जिंदगी, आपके घर में भी पढ़े लिखे लोग, आप वहां से भी हमारी जो इंसानियत है उसकी खिदमत कर रहे हैं, अपने प्रोफेशन के हवाले से भी नॉलेज स्प्रेड कर रहे हैं। अब्बास भाई, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ। मैं एक्चुअली आई एम लॉस्ट। मैं जितना पढ़ता हूँ माहौलियात के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, उतना ही डरता भी हूँ। ना इसलिए कि मुझे नॉलेज नहीं है, इसलिए भी कि मेरे इर्द गिर्द भी लोगों को नॉलेज नहीं है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और क्या होगा। ये तमाम बातें जोन सी हैं, तो हम बड़ा इसको बेसिकली एड्रेस करते हैं। मुझे पहले तो आप ये बताइए कि ग्लोबल वार्मिंग इनफैक्ट है क्या?
देखें, ये जो एक टर्म है ग्लोबल वार्मिंग, आपको इसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये ग्लोबल वार्मिंग कंसर्न है क्लाइमेट के साथ। और जैसे कि आप जानते हैं कि सूरज की रोशनी जो है वो ज़मीन पर पड़ती है, और जो ज़मीन पर पड़ती है तो इसमें एक इक्विलिब्रियम कहलाता है जो लूज करता है ये, जिसकी वजह से कि हमारे क्लाइमेट में चेंज आता है। थोड़ा सा इसको तो मुझे और अब्बास भाई, आई एम सॉरी, थोड़ा सा मुझे और आसान जुबान में ये समझाइएगा, जो कि हमारा जो आप सूरज के हवाले से बात कर रहे हैं। जी हाँ, ये सूरज, देखिए जमीन से सूरज जो है ये आपको पता है कि माशाल्लाह काफी दूर है। इसमें बीच में कुछ एटमॉस्फेयर्स आते हैं जिसको हम कहते हैं 30,000 फीट। अगर आप देखें तो ये पहले आता है टोपोस्फियर कहलाता है वो। इसके मुख्तलिफ टर्म्स हैं जो क्लाइमेट के अंदर कहते हैं। वो जो रोशनी जो आती है सूरज की, वो ज़मीन तक पड़ने से जो उसको हीट पूरी मिलनी चाहिए, ये रास्ते में कुछ ऑब्स्टिकल बनते हैं उसके। अच्छा। ऑब्स्टिकल बनते हैं इसलिए कि हमारे यहाँ कोई आलूदगी कह रहे हैं उसको, या जो उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड का बड़ा दखल है, इमिशंस होती है जो, उसकी वजह से वो रोशनी पूरी नहीं ट्रांसफर होती पूरी दुनिया में एक यूनिफॉर्मली। दिस एनर्जी एक्चुअली इज डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द ग्लोब बाय विंड्स, ओशन करंट्स जी एंड अदर मैकेनिज्म्स, जिसकी वजह से ये क्लाइमेट के अंदर चेंजेस आती है। और इस वक्त जो कि चूंकि वो पूरा नहीं होने की वजह से हम इसे कहते हैं कि अब जो है ना तो गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो गई है। ये टर्म इस तरह इस्तेमाल होता है ये। सही। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये जो चेंज आ रही है, इनकी वजूहात को अगर हम देखना चाहें हाई लेवल पे कि क्या वजूहात हैं इसकी? देखिए, इसमें ऐसा है कि हमारे जितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं जिससे कि कार्बन जो है वो हम जाया निकलता है, जिससे एमिशन की तौर पे। मुझे कुछ मिसालें दीजिएगा कुछ ऐसी चीजों की कि बता रहा हूँ। जैसे देखिए हमारे यहाँ पर टोटल व्हीकल्स जो हम चलाते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं हमारी, और इन चीज़ों की वजह से गाड़ियाँ चलनी हुई, जितने हमारी प्लांट्स हम जो फायर करते हैं, जिसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं फोसाइल फ्यूल कहलाता है, जैसे आप कहते हैं कि पेट्रोल कह लें, कोल कह लें, जिससे वो फायर करता है ना। तो इन चीज़ों के जरिए ये जितना भी माहौल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसिंग जितनी भी इक्विपमेंट्स हैं, प्लांट्स हैं, और इस तरह की तमाम चीज़ें जो इनसे मुंसलिक हैं, और अमूमन जितना भी आप देखेंगे कि जितना भी ये जो व्हीकल्स का जो बढ़ता चला जा रहा है रुझान, तो इन सारी तमाम चीज़ों की वजह से कार्बन का जो कलेक्शन है वो बढ़ता चला जा रहा है। सही। तो एक तो चीज हो गई फ्यूल के हवाले से। पहली बात ये है कि इससे पहले कि मैं आपसे और कुछ इसके बारे में एग्जांपल्स लूं कि और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम करते हैं कि जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है बढ़ रही है। एक बेसिक क्वेश्चन सामीन ये भी मेरे ज़हन में आता है कि वो ये कि अब जब मैं गाड़ी चलाता हूं तो मैं ये सोच के तो नहीं चला रहा होता कि कार्बन डाइऑक्साइड जो सी है मेरे साइलेंसर से निकल रही है, और मैं इसलिए भी पॉसिबली नहीं सोचता कि मेरे ज़हन में ये शायद कॉन्सेप्ट है। ये मैं समझता हूं कि जब वो फजा में जाता है वो धुआं, तो वो बस चलता ही जाता है, वो कहीं रुकता नहीं है। अब्बास भाई, हमारा एक एटमॉस्फेयर है हमारे प्लेनेट का, और ये जितनी भी गैसेस हैं सामीन इस एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाती, यहीं पे रहती हैं। एम आई राइट अब्बास भाई? हाँ बिल्कुल, ये ऊपर जाके रुकती है एक सतह पर जाके। तो इसलिए जो भी हम इश्यूज ला रहे हैं माहौलियात के हवाले से, ये ध्यान में रखिए कि जो हम अमल कर रहे हैं मुख्तलिफ चीजों में, जिसको अब्बास भाई जिक्र करेंगे, उन एक्शंस का जो रिएक्शन है, अगर तो वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इट जस्ट रिमेन्स विद इन दिस शेल। हमारे प्लैनेट के इर्द गिर्द जो एक एटमॉस्फेरिक एक होलो है, उससे ये बाहर नहीं जाता, ये हमारे साथ ही चलेगा। क्या आप जानते हैं सामीन कि जमीन जोन सी है उसका मास, उसका वजन वही है कि जो आज से अरबों साल पहले था। उसकी वजह ये है कि यहां से कुछ बाहर नहीं जाता और बाहर से कुछ अंदर नहीं आता। और जो बाहर जाता है, यानी आई हमारे स्पेस क्राफ्ट, हमारे सैटेलाइट्स, इस तरह की चीजें जो कि ऑर्बिट में हमारे प्लैनेट के घूम रही हैं या ऑर्बिट से बाहर जा रहे हैं, वो चांद की तरफ जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से उतना वजन जो मीटरॉइड्स हमारे यहाँ गिरते रहते हैं उससे भी होता रहता है। तो जो इसके माहिर हैं वो ये कहते हैं कि जमीन का जो मास है वही है कि जो आज से अरबों साल पहले था, उसमें कोई चेंज नहीं हुई। और इसी हवाले से जो मैं आपको साबित करना चाह रहा हूं वो ये है कि जो भी हम अमल करते हैं माहौल के हवाले से, कि जिससे माहौल पे इम्पैक्ट हो रहा है मुस्बत या मनफी, दोनों हालतों में
वो हमारे साथ रहता है, वो बाहर कहीं नहीं जाएगा, और अगर हमने उसको चेंज करना है तो वो भी हमें अपने ही एक्शन से करना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग अवे। जी अब्बास भाई, आप मुझे थोड़ी सी और मिसालें दीजिए कि जिनसे हमें ये पता चल सके कि हम और कहां पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखिए, ये दरअसल में इसके एक टर्म इस्तेमाल होता है, अगर आपने सुना हो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का लफ्ज इस्तेमाल। जी जी जी, बिल्कुल, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस, ये जो ग्रीन हाउस है, ये एक प्रोसेस है जिससे जितनी ये हीट सूरज से निकलती है, उसको रेडिएशन जो होता है ये प्लेनेटरी सरफेस एब्जॉर्ब करता है। अच्छा। और इसमें जो एटमॉस्फेरिक जो होता है ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें हम ग्रीन हाउस गैसेस से हमारी मुराद होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके अलावा मीथेन है, वोल्केनिक ऐश होती है, सी का स्प्रे हुआ, ये ओजोन का नाम आमतौर पे सुना जाता है। इसमें मर्क्यूरी का भी दखल होता है, जो उसके वेपर्स जाते हैं, उसमें सल्फर कंपाउंड्स भी होते हैं, तो ये बड़े फिल्टर्ड हवा के अंदर जाते हैं। मगर जो मेन किरदार है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का। सही। और आप जैसा कि जानते हैं कि अल्लाह मियां ने जो नेचर ने प्रोड्यूस किया हुआ है, एयर की जो कंपोजिशन है, वो आपको पता है कि नाइट्रोजन है वो बहुत बड़ा मेजर डोनर है, जिसकी मिकदार तकरीबन 78% होती है जी। और ऑक्सीजन जो है वो 21% कहलाता है कि मौजूद है। तो ये चीज़ों के अंदर कोई भी चेंज नहीं है। जैसे आपने बहुत सही फरमाया कि जैसे कि मास ऑफ द अर्थ वैसे का वैसा है, इसी तरह ये कंपोजिशन में कोई तब्दीली नहीं आई। मगर ये जो क्लाइमेट का दखल होता है या वेदर का जो दखल होता है, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह यही है कि ये जो पहले एक मिकदार के तौर पे, जैसे कि ये एटमॉस्फेयर जिसको हम कहते हैं, ये ज़मीन से 30,000 फुट तक, इसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। और ट्रोपोस्फियर जो है, इसमें प्लेनेटरी बाउंड्रीज आती हैं, सारी प्लेनेट्स जहाँ शुरू होते हैं। और इसके अलावा जो 1,70,000 फीट की अगर लंबाई पे आप जाएं तो स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है, जिसमें ओजोन की लेयर आ जाती है जी। जो एक किस्म का ब्लैंकेट का काम करता है। सूरज की रोशनी अगर डायरेक्ट इंसान पर पड़े तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी, हमारी वो प्रोटेक्शन शील्ड है वो। जी हाँ, वेरी करेक्ट, आपने बहुत सही फरमाया कि ये प्रोटेक्शन शील्ड का काम करता है। मगर एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो शील्ड इतनी ज्यादा बड़ी हो जाए कि वो जो हमें जितनी रोशनी आनी चाहिए वो रोशनी ना आ सके, और वो उससे डिसिपेट होकर दूसरी जगह मुंतकिल ना हो, तो वो जाके गर्मी पैदा करती है, और वो हमारे लिए नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं हमारे क्लाइमेट पर। जी, लेकिन मतलब अगर हम आवाज पे इसको ऐसे लें, मतलब जरा मुझे थोड़ी वजाहत कर दीजिएगा कि हमें पहले तो हम ओजोन का मसला सुनते रहे, पहले ओजोन का मसला शुरू हुआ, उसके बाद फिर अदर चीजें स्टार्टेड गेटिंग इन्वॉल्व्ड, और करते करते अब ऐसा मुझे लगता है बाज़ के ओजोन पे तो बात बहुत कम होती है, बाकी एलिमेंट्स के ऊपर बात ज्यादा होती है। तो इसका मतलब है कि हमारा एक प्रॉब्लम था, उसके अंदर हमने और प्रॉब्लम्स अब ऐड कर ली हैं। जी, ओजोन का देखिए एक हमारे तरीकेकार होता है कि साइंटिस्ट जैसे जैसे वक्त गुजरा, मुख्तलिफ साइंस ने जन्म लिया। अगर आप आज देखें तो कितनी किस्म की साइंस की टेक्नोलॉजी ने जन्म लिया हुआ है, कितने साइंटिस्ट मुख्तलिफ इदारों में अलग अलग अंजाम देते हैं अपने फराइज। जैसे कि आपने देखा होगा कि हर एक का नाम दिया गया है कि भाई कोई मेटीरियोलॉजिस्ट है, कोई क्लाइमेटोलॉजिस्ट बना हुआ है, कोई एरोलॉजिस्ट बना हुआ है। तो वो मुख्तलिफ अपने अपने शोबे की वजह से उन्होंने उस पर रिसर्च करके ये साबित किया कि अब जो है ये क्लाइमेट और ये जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, उनकी वजूहत को उन्होंने तहकीक की। अब वो तहकीक जो वो बताती है कि ये क्या वजह है। तो कुछ चीज़ें हैं नेचुरल, ये हमारी दुनिया के अंदर जो पहले एक स्टैटिक माहौल था, उसको बताया जाता है कि तकरीबन तो 2.1 बिलियन ईयर्स बैक। अब कहाँ 2.5 बिलियन ईयर्स की बात है, और हमारी जो तहकीकात की अब जो मुख्तलिफ समिट हम कर रहे हैं वो 90s की बात होती है, 1998 और 97। तो कहाँ 2 बिलियन ईयर्स की कहानी, और कहाँ हम उसको कंपेयर करते हैं आज के साथ। लेकिन जी, लेकिन उसमें अब्बास भाई जो मैं समझता हूँ कि उसकी वजह एक तो ये है ऑब्वियसली कि वी नेवर हैड दोस टेक्नोलॉजीज टू डिटेक्ट एंड रिएक्ट। वो हमारे पास शायद उन जमानों में नहीं थी, ऑल्दो कुछ ऐसे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो कहते हैं देयर वर सिविलाइजेशंस एट दैट टाइम एज वेल, दे वर एज एडवांस एज वी आर और परहैप्स बेटर देन अस। लेकिन लिविंग दैट असाइड, मैं ये समझता हूँ कि उसकी वजह सिर्फ ये है कि क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी का फुकदान था, ये इतनी ज्यादा चीजें मॉनिटर सेंसर नहीं कर सकते थे, स्टैटिस्टिकल डाटा अवेलेबल नहीं था क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे। तो मैं ये समझता हूँ, एक बात भाई मुझे ये बताइए आप कि
क्या आप ये नहीं समझते कि इंसान की तरक्की ने भी हमारी तबाही में एक रोल प्ले किया है? देखिए, ये हमारा एक अपना कंपैरिजन करने के लिए आप पहले तो इस पर आ जाइए कि पूरी दुनिया जो है इसमें फकत 1/3 जमीन है और बाकी तमाम पानी है। अब एक 1/3 जमीन जो है वो एक केमिस्ट्री में हमारे यहाँ फॉर्मूला कहते हैं हम कि नथिंग कैन बी क्रिएटेड, नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड। हम ना कोई चीज़ पैदा कर सकते हैं ना कोई चीज़ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक चीज़ को हम यहाँ से जलाएंगे तो उसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, जैसे कि आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जो उसमें हीट निकली वो इकट्ठा कर ले तो वो फिर वही बैलेंस कर लेता है। जो हम इस वक्त बता रहे हैं कि सारी मुसीबतें जो है वो इंसान ने यहाँ पैदा की है, मगर आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि नेचर ज़ाती तौर पे ऐसी हरकतें खुद करता है। मसलन हमारी पूरी दुनिया की तमाम गाड़ियाँ जितना धुआं निकालती है, ये सब कुछ इकट्ठा करके जो डेटा कलेक्ट किया जाए उसके मुकाबले में फ़कत एक वोल्केनिक इरप्शन जो है वो कितने मिलियंस ऑफ टन गनबला बाहर फेंकता है। आप इमेजिन करें कि इसका आप किस अकाउंट में ले जाएंगे। तो ये हम कहते ज़रूर हैं कि हमारी नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने जो हमारे यहाँ तरक्कियाँ की उसके साथ साथ ये मुसीबतें भी पैदा की, मगर जो नेचुरल मुसीबतें नेचर खुद पैदा करता है वो उसका कोई जवाब नहीं है। अच्छा, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं, और आई वुड लाइक यू टू एलैबोरेट ऑन दिस पॉइंट, वो ये कि जो भी हमारे यहाँ माहौल से रिलेटेड चेंजेस आ रही हैं, उन तमाम चेंजेस में जो एक चीज़ हम भूल रहे हैं वो ये है कि एक कुदरत का एक अपना रोल है। वी आर पार्ट ऑफ अ सिस्टम और वो सिस्टम अपने हिसाब से चल रहा है, और जिस दौर में हम शामिल हो रहे हैं या हम दाखिल हो रहे हैं या दाखिल होंगे, जिसको हम माहौलियाती चेंज कह रहे हैं, ये एक्चुअली इज पार्ट ऑफ द गेम, ये होना है। इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, रिगार्डलेस टू आवर डैमेज टू द एनवायरनमेंट? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखिए, मैं अब ये चाहूंगा आपको समझाना कि फर्ज करो कि नेचर का एक तस्वुर या नेचर ये चाहता है कि पाकिस्तान में अब कराची जैसे शहर में स्नोफॉल हो। कनाडा ने बहुत मजे कर लिए और ये कॉकरोचेस और डिजर्ट जो है ये अब कनाडा जाएं और यहाँ पर हम अच्छे माहौल में आ जाएं। तो ये चेंज अगर नेचर चाहता है तो उसको ये करना पड़ेगा और ये हमारा एक जवाब बनेगा कि हमें उसको ब्लेम करना है ना। देखिए, इंसान मर भी जाता है तो नेचर को कभी ब्लेम नहीं करते हम, उसको हार्ट अटैक कहते हैं या स्लिप हो गया, कुछ हो गया, मर गया वो। इसी तरह ये नेचर को चेंज तो लाना है, नेचर को अल्लाह मियां ने खुद सोचा हुआ है। दिस इज गॉड ऑलमाइटी वांट्स इट लाइक दिस। सही देखे ना, 2 मिलियन ईयर्स के पहले अगर बर्फ पिघली थी तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघली ना। उस वक्त तो हमारी ना गाड़ी थी, स्टोन एज था वो, तो बिल्कुल उस वक्त तो कुछ पता ही नहीं था कि कैसी गाड़ी, कैसा कार्बन डाइऑक्साइड का नाम भी नहीं पता था। बिल्कुल सही। तो उस वक्त भी देखिए जंगलात के अंदर अभी भी जो आग लग रही है, मैं और आप तो नहीं लगा रहे उसमें जाके आग, उसकी आग से क्या ख्याल है आपका कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड उसमें कम पोल्यूट होती होगी? और कई दिनों तक मुस्तकिल आपकी तमाम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की फायर फाइटिंग लगने के बावजूद नहीं बुझ जा सकते हैं वो। ये तो एक दुनिया का तरीका कार है, ये कुछ पावर्स हैं जो हमारे थर्ड वर्ल्ड के साथ खेलते हैं। ये लोग हमें डराते हैं, धमकाते हैं और कुछ हमसे बटोरना चाहते हैं। ये आगे हम बात करेंगे बहुत तफसील से। हाँ, ये आपने बिल्कुल हमें बताना है कि एक्चुअली मैनिपुलेट कैसे किया जा रहा है, कि जो इस वक्त चेंज है इट इज डेफिनेटली मोर टुवर्ड्स इंक्लाइन टुवर्ड्स आपके मुताबिक नेचुरल एक उसमें एक प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं एंड वी हैव टू गो थ्रू इट। एंड हाउ कॉरपोरेशंस जो सी हैं, जो बड़े बिजनेसेस हैं, बड़ी ताकतें हैं, वो उसको किस तरह से मैनिपुलेट करके हमें उसको ट्विस्ट करके हमें बता रही हैं और उससे वो क्या फ़ायदा उठाना चाह रही हैं और क्या है ये सब कुछ, उसके बारे में डेफिनेटली आपसे जानेंगे। तो मुझे ये बताइएगा आप कि अगर हम इसको इस तरह से ले लेते हैं कि ये नेचुरल एक फिनोमेना है जिसे हम गो थ्रू कर रहे हैं, अल्लाह मियां ये चाहते हैं, कुदरत ये चाहती है, नेचर ये चाहती है, एक यूनिवर्स जिसका हम एक हिस्सा है, एक बड़ा टाइनी हिस्सा है, वो उस यूनिवर्स में जो भी एक प्रोग्राम से सब चीज़ें चल रही हैं, उसमें अब ये एक वक्त आ रहा है कि सेकेंड टाइम प्रॉबली, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हम एक आइस एज को हिट करने वाले हैं। जी अच्छा, देखें जी मैं आपने चूंकि बहुत दिलचस्प टॉपिक को छेड़ दिया है। ये आइस एज जो है, ये मोर प्रिसाइसली इसको ग्लेशियल एज भी कहते हैं। जी, जरा बताइएगा हमें इसके बारे में। ग्लेशियल एज इज अ जेनेरिक ग्लोब, ये कहते हैं इसको जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म रिडक्शन इन द टेम्परेचर। ये हमने और आपने नहीं किया, बल्कि बहुत एक सर्द दौर से गुजरे हम लोग,
जिसमें कि बहुत कॉन्टिनेंटल आइस की शीट्स थी, पोलर आइस की शीट्स थी, अल्पाइन ग्लेशियर्स का जिक्र होता है कि जितने बड़े बड़े आपको 7 माउंटेन्स नज़र आते हैं दुनिया में, जिसमें से कि पाकिस्तान में भी K2 मौजूद है, कि पहले नज़र ही नहीं आता था, क्योंकि इतना लदा हुआ था बर्फ़ से कि इसके इर्द गिर्द क्या है उसके बारे में कोई शनाख्त नहीं थी। मगर इस आइस को पिघलते हुए ये आइस एज का दौर अभी भी मौजूद है। वी हैव नॉट गॉट आउट ऑफ द आइस एज टिल टुडे। आप हैरान होंगे ये सुन के कि ये तो एक हमारे यहाँ पर ये दिस कोल्ड क्लाइमेट आर टर्म्ड एज ग्लेशियल पीरियड्स और वी आर स्टिल इन द आइस एज बिकॉज द ग्रीनलैंड एंड एंटार्क्टिक आइस शीट्स स्टिल एग्जिस्ट। ये 2000 साल पहले की बात है कि एक्सटेंसिव शीट्स जो है वो नॉर्थ अमेरिका में और यूरेशियन कंटिनेंट्स में अभी भी नजर आ रही हैं जी। अभी भी अगर आप कनाडा या स्विट्जरलैंड या स्वीडन में आप जाएं तो बर्फ में लदे हुए लोग वहाँ सुबह शाम उनको बेल्ची से बर्फ हटा के बाहर निकलना पड़ता है। तो दे आर स्टिल इन दैट सेम पीरियड। हमारे लिए अजब लग रहा है ये, और वो हमारे बारे में सोच भी नहीं सकते कि हम यहाँ पर सब्जियां हरी खा रहे हैं। सही सही। तो आप समझते हैं कि अभी हम उसी प्रोसेस का हिस्सा हैं, यानी द नेक्स्ट आइस एज हैज नॉट येट स्टार्टेड। Yes, exactly. It is not started, but it is ending. As a matter of fact, we are still going on in the ice age. और मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि तकरीबन there have been 5 major ice ages in the earth. मैं इसके बारे में और तफसील से आपको बता सकता हूं कि देखिए इसमें जो ग्लेशियर्स हैं एविडेंस बताते हैं 3 तरीके से। एक तो होता है ये जियोलॉजिकल हमारे पास जितने ग्लेशियर्स हैं उनको साइंटिस्ट ने एनालाइज करके बताया कि देखो ये इस दौर से इस दौर तक की अलामतें साबित करती हैं। द फर्स्ट आइस एज वाज एज बैक एज 2.5 बिलियन ईयर्स। जी इमेजिन, उस वक्त तमाम आइस के अंदर लदी हुई थी दुनिया। सही सही। तो आप मतलब अगर हम इसको इस तरह से ले लेते हैं कि ठीक है जी कि एक आइस एज है, वी आर स्टिल इन द आइस एज, और ये उसका एक फेज है जिससे हम ये गुजर रहे हैं और जो चेंजेस आ रही हैं वो आनी हैं। आप ये भी एग्री कर रहे हैं? जी जी। आइस एज अब देखिए क्योंकि पिघलना शुरू हुआ है, ये ग्लोबल वार्मिंग उसका हम सबक बता रहे हैं कि क्यों हो रहा है ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ पिघलना शुरू हो गई है। देखें फर्स्ट पीरियड जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि 2.5 बिलियन ईयर्स अगो द फर्स्ट एज वाज दैट। उसके बाद 850 से लेके 630 मिलियन ईयर्स के बाद स्नोबॉल अर्थ कहलाता था। अब उसको कहते हैं वो स्नोबॉल अर्थ, जिसकी वजह से कि आज भी आप देखें तो कई जगहों पर पहाड़ों पे फोसाइल फ्यूल वगैरह नजर आते हैं, अब वो नुमाया नजर आने लगे हैं। सही। हम जो सिस्टमिक सर्वे के जरिए ऑयल वगैरह एक्सट्रैक्ट करते निकालते हैं। सही। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि हमें दुनिया बताती है कि हमारे पॉल्यूशन से हम समंदर को पॉल्यूट करते हैं, हमारी मच्छी मर रही है, हमारे जानवर इनहेबिटेड तबाह हो रहे हैं, ये मेन ग्रुप तबाह कर रहे हैं हम लोग। क्या मैं सवाल पूछ सकता हूँ कि क्या जो डायनोसॉर्स थे इतने बड़े 32-32 फीट लंबे, इनको किसने मारा है? हमने और आपने तो देखा भी नहीं है, तो वो कैसे मर गए? कौन सा पॉल्यूशन फैला था उस वक्त? तो वो भी तो मरे ना, जिसकी वजह से कि आज दिन तक हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तेल निकाल रहे हैं जमीन से। सही सही। अब्बास भाई मैं अब क्योंकि हमारे आप कैन यू इमेजिन कि हमारे प्रोग्राम का आधा वक्त गुजर चुका है सामीन, और अभी हम जो सिर्फ एस्टैब्लिश कर पाए हैं वो ये है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है एक्चुअली ये कैसे हो रही है, इसका ये इज इट अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस और इट्स अ चेंज बिकॉज ऑफ एक्शंस जो हम लेते हैं उनके रिएक्शंस पे, उस पर हमने बात की है। मैं अब चाहूंगा कि अब्बास भाई से ये पूछना कि एक्चुअली ये जो भी चेंज आ रही है, लेट्स टेक योर पॉइंट ऑफ व्यू राइट, क्योंकि मसला तो वहाँ का वहाँ है, उसके रीज़न क्या है उसको हम इस्टेब्लिश इस तरह से करते हैं कि एक नेचुरल प्रोसेस। मुझे ये बताइए कि क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम टुडे फॉर द इन नेक्स्ट 15-20 ईयर्स टाइम, हमारी जो अगली जनरेशन है जब हमारी एज को वो पहुंचेंगे तो उस वक्त क्या होगा और क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम इसको कवर करेंगे और उसके बाद फिर अगले हाफ के अंदर हम जो बात करेंगे ऑब्वियसली कि इसके पीछे सच है क्या, उसकी बात करेंगे, और फिर आखिर में जो हिस्सा होगा कि हमारा रोल क्या होना चाहिए। तो मैं ये बताइए कि what are we expecting basically? सर एक्चुअली जो बताया मैंने, जैसे आप सोच किया कि तकरीबन नहीं तो अभी 10,000 साल गुजरे हैं जो अभी तक कंटिन्यू हो रहा है, उसी का रिएक्शन अभी जिस दौर में हमें ये 10,000 ईयर्स की जो हिस्ट्री है वो कंटिन्यू कर रही है। ग्लोबल
ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे समंदर की सतह जो है ये ऊपर आ रही है, इकोसिस्टम पूरा डिस्टर्ब है, कई स्पीशीज मर गई हैं, वो बिल्कुल जहाँ से गायब हो रही है, जो समझ लें वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही। इसकी वजह से क्या होता है कि ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से पानी पिघल रहा है और उसके पानी की वजह से फ्लड्स हम एंटीसिपेट कर रहे हैं। मतलब ये जो ग्लेशियर्स हैं हमारे K2 के ऊपर, हमारी जो हिमालय सीरीज है इसके ऊपर तमाम जो ग्लेशियर्स हैं दे आर मेल्टिंग ऑफ कोर्स। जी जी। और उसकी वजह से पानी की सतह बढ़ने से क्या है कि वो फ्लड की सूरत इख्तियार कर रही है और इसकी वजह से साइक्लोन्स हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग विंड्स डेवलप होती है और इसके साथ साथ जो है वो आपने देखा है कि सुनामी पहले कभी हमने नाम तक नहीं सुना। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारी अभी मौजूदा में 2 सुनामी आ गए, तो ये सारी उसी की है कि जैसे जैसे प्रेशर्स के डिफरेंस होते हैं वहां पर ये डेवलप होता है और ये किसी भी वक्त। और सबसे बड़ी लानत कहने कि हम लोगों ने एक नया काम शुरू कर दिया है कि हम जमीन को रिक्लेम करते चले जा रहे हैं, समंदर को पीछे घसीटते जा रहे हैं। इसकी थोड़ी सी मिसाल दीजिएगा ताकि लोग समझ सकें कि रिक्लेम जो होता है ये होता क्या है, थोड़ी सी मिसाल दीजिएगा। मैं वैसे थोड़ा सा ऐड कर देता हूं यहाँ पे कि दुबई इज वन सच एग्जाम्पल जहां पे रिक्लेम किया जा रहा है समुद्र से। जी कहिए। तो उसमें सब जैसे कराची में भी हमारे यहाँ पर था, काफी हद तक हम दूर बैठे हुए थे समंदर से, आज उस जगह पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं। जी। जब ये सारी चीजें हम समंदर को धकेलेंगे तो उसकी सतह जो है वो बड़ी होती जाएगी। बिल्कुल सही। एंड द टाइम वुड कम कि द वाटर विल ट्राई टू सीक इट्स ओन लेवल। जब वो वापस आएगा तो तबाही मचेगी कि भाई यहाँ पर इतने लाखों मकान थे सब तबाह हो जाएंगे, क्योंकि वाटर इज bring it back to this level। सामीन, यहाँ पे मैं एक छोटी सी एक मिसाल दे के आपको ये वाजे करूंगा कि जो आवाज भाई कहना चाह रहे हैं। आप यूं समझिए कि आपने जो पानी है वो एक देगची में डाला हुआ है, 2 गिलास पानी, और आप उसको फैला हुआ है वो। अब आप उठा के जब उसको ग्लास के अंदर डालने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली जगह कम होगी, वाटर का लेवल ऊंचा होगा बनिस्बत के जो वाटर का लेवल देचकी में था। उसकी वजह से जाहिर है कि एक आपने ये कर तो लिया, लेकिन विद द एज, यानी 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 1000 साल, उसमें उसके अंदर इतनी वो एक कुव्वत, एक एनर्जी उसमें डेवलप होगी कि इट वुड स्टार्ट रशिंग आउट। ये अपने जो अगर आप ग्लास की मानद ले लें तो ग्लास का जो ऊपर का हिस्सा उससे ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा और बाहर निकलेगा और तबाही आएंगी। क्या आप यही कहना चाह रहे हैं अब्बास भाई? बिल्कुल सही आपने फरमाया, वेरी राइट, वेरी गुड एग्जाम्पल। इससे काफी हद तक वजाहत हो जाती है कि देखिए हम एक चीज को स्क्वीज करेंगे तो वो फिर सर उठाएगा। तो वी हैव टू बी मेंटली बी प्रिपेयर्ड कि ये जब फ्लड्स आएंगे तो फ्लड्स कहाँ तक पहुंचेंगे, उसकी जमीन कहाँ तक है, ये हमें सब पता है ऑलरेडी, हमें आगाही है। जिस जगह पर तबाही मचती है वहाँ हर साल आप देखते हैं कि अगेन द ड्वेलिंग टेक्स प्लेस, और फिर हम कहते हैं कि यहाँ इतनी तबाही हो गई। एंड दिस इज बिकम लाइक रूटीन। वी आर नॉट एक्चुअली टेकिंग द प्रॉपर स्टेप्स कि इसको हम किस तरह हल करेंगे, मगर ये हालात के मुताबिक एक और स्ट्रेट स्टेटमेंट है कि द heat travels from the higher level to the lower level always, like water flows from the higher level to the lower level। ऊपर की सतह से लेके नीचे की तरफ जाएगा तो वो अपनी जगह वापस कायम करेगा। और जैसे मैंने कहा कि 1/3 दुनिया में जमीन थी और बाकी सारा पानी था, हम कोशिश कर रहे हैं अपनी होशियारी से जमीन को बड़ा करने की, तो वो बड़ी तो नहीं होगी, वो वापस वही जगह अपनी इख्तियार करेगी आगे। सही। सामीन, यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एक और एग्जांपल दे करके आई ट्राई टू क्लियर एक चीज कि एक वेदर का एक साइकिल है, एक सिस्टम है, बड़ा सीधा सा है भाई, जहां तक मैं इसको समझ पाया हूं सामीन, वो ये है कि ग्लेशियर्स पे जो है यानी अगर आप अपने सबसे पहले अपने प्लैनेट को एक ग्लोब की शक्ल में अपने सामने रखिए, यू कैन ऑलवेज यूज गूगल बेसिकली फॉर इट, कि गूगल अर्थ को अगर आप देखें तो अर्थ आपके सामने होगी, तो आप उसका ऊपर से जब व्यू लेंगे तो आपको ये अंदाजा होगा कि कुछ चीजें हैं जो कि ऊपर हैं, जो नॉर्थ की तरफ हैं, और फिर वो साउथ की तरफ ट्रेवल कर रही हैं। यानी जो दरिया हैं, जो समंदर हैं, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जितना आप ऊपर की जानिब होंगे दुनिया में, ऑब्वियसली वो एक ढलवान की तरफ चलेगा सब कुछ। तो ऊपर जो बर्फें पिघलती हैं उसका पानी दरियाओं में से होता हुआ समंदर में गिरता है, समंदर में उसमें बनते हैं जनाब बादल, बादलों को लेकर के हवा चलती है और प्लैनेट का जो हिस्सा है जहां पे पानी नहीं है वहां पे पानी पहुंचाती है। आप देखिए कि हमारी कुदरत
अल्लाह पाक ने ये क्या एक सिस्टम है, और ये अरबों साल से चल रहा है। यानी कि वो आएंगे, बारिश होगी, फिर वो बारिश का पानी बहता बहता ढलवान की तरफ, फिर दरिया में, नदी में शामिल होगा, नदी दरिया में शामिल होगी, दरिया जाके समुद्र में गिरेगा। सो दिस साइकिल वाज देयर। माय क्वेश्चन टू यू अब्बास भाई इज कि क्या ये हमने साइकिल डिस्टर्ब कर दिया है? बिल्कुल हमने डिस्टर्ब किया, इसलिए कि देखिए अल्लाह मियाँ ने दुनिया में इट इज देयर इज अ सेइंग कॉल्ड वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। ये बहुत एक कॉमन है कि पानी, पूरी दुनिया में इतना पानी होने के बावजूद लोग बेचारे बर्तन के साथ पानी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि फ़कत दुनिया में पीने का पानी 4% है और कुछ बताते हैं फ़कत 3% है, जिसमें से कि 2% तो ग्लेशियर्स के पास इस्तेमाल हो जाता है। अब 1% में हमें पानी पीने का इंतज़ाम करना है। अब 1% पानी, जबकि अल्लाह मियाँ बारिश, आपने बहुत खूबसूरती के साथ आपने साइकिल को डिस्क्राइब किया। इस डिस्क्रिप्शन से ये वाज़ेह हो गया कि बारिश दोबारा अल्लाह मियाँ रखता नहीं है, पानी बारिश के ज़रिए दोबारा बरसाता है। अब हमने अपने इंतज़ाम नहीं किए हुए कि अपने बर्तन बना के रखें या अपनी जगह बना के रखें या डैम्स बना के रखें जहाँ ये मीठा पानी इकट्ठा हो जाए, तो वो पानी जाए कि दोबारा समंदर में चला जाता है। इसकी वजह से पानी की स्कैसिटी बढ़ती चली जा रही है और ये एक निज़ाम है। दिस इज़ एक्चुअली अ टोटल एक किस्म का बैलेंस है अल्लाह मियाँ ने जो रखा हुआ है। नेचर हैज प्रोवाइडेड द होल सिस्टम। जी, तो इसमें ये मुझे बताइए कि हम क्या रोल प्ले कर रहे हैं, हम मतलब हमें क्या करना चाहिए जो हम नहीं कर रहे, मतलब कौन सी ऐसी हमारी आदत हैं कि जो इसमें एक इस सारी जो वेदर सिस्टम है इसको चेंज करने में हम लोग, एक तो आपने जैसे बताया कि जी रिक्लेमिनेशन हो रही है, रिक्लेम करते हैं हम लैंड के लिए, समुद्र को, दैट्स वन रीजन। व्हाट इज द नेक्स्ट रीजन यू हैव? देखिए, दूसरी रीजन ये है कि हम लोगों ने अपने वसाइल से बढ़कर कुछ चीज़ों को खामा-खाई का बढ़ा रखा है। आई मीन व्हाट इज़ नॉट नीडेड बट वी आर एब्सोल्युटली यूजिंग इट। फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ जितनी भी इस वक्त जो हमें जो खतरा है या हमें जो परेशानी हो रही है वो है हमारा मैन मेड पोल्यूशंस। वो पोल्यूशंस किस शक्ल में है, जैसे कि हम लोगों ने कई प्लास्टिक की चीज़ों को अपना लिया है, जबकि कागज़ की चीज़ें इस्तेमाल होती थी, बायोडिग्रेडेबल होता था। तो वो चीज़ें ख़त्म करके फ़कत आपके अपने सऊदी अरेबिया के अंदर आप देखें कि फ़कत मॉर्निंग में जो डस्टबिन भरता है वो कितना फालतू कचरे से होता है जो कि बायोडिग्रेडेबल, उसमें कुछ भी नहीं होता। हर चीज़ पैकेट में आने लगी है जो कि हम अवॉइड कर सकते थे। जी हाँ, बिल्कुल। और इसमें सामीन, मैं इंटरप्ट करूंगा अब्बास भाई को, इसमें जो हम रोल प्ले कर सकते हैं वो ये है कि जब भी आप ग्रॉसरी शॉप पे जाइए, जब भी आप कुछ अपने लिए खरीदने के लिए बाजार में जाइए, सब्जी लेने जाइए, घर का सामान लेने चाहिए, कोशिश कीजिए कि या तो आप प्लास्टिक के लिफाफे एक्सेप्ट ही नहीं करें, और अगर आपके लिए मुमकिन नहीं है या आप दुकानदार के पास लिफाफे जो से कागज़ के नहीं है, वो प्लास्टिक के लिफाफों में आपको चीज़ें देना चाह रहा है, तो ट्राई इट कि आप एक लिफाफे में ज़्यादा चीज़ें रखें ताकि आप कम लिफाफे इस्तेमाल करें। एक छोटी सी बात है लेकिन ये क्या फ़र्क ला सकती है? जी अब्बास भाई। दूसरी चीज़ अब यह है कि हमारे पास कई चीज़ें हम लोगों को देखने की है कि हमें कहीं अब ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ चलें आप, कि हम लोगों के यहाँ पर जो हैं वो हमारे गोरे साहब आके बताते हैं कि आपकी सीमेंट की फैक्ट्री को हम गैस से चला रहे थे जो कि आइडियल होती थी, उसे हमने देखिए तब्दील कर दिया कोल में। अच्छा। अब वो कोल को तब्दील करके हमने डीजल में तब्दील कर दिया और फिर हम दोबारा ला रहे हैं उसको गैस पर और डीजल पर। जो चीज़ें महंगी होती जाती है तो ये एक तो हमारे लिए तमाशा बनाते हैं थर्ड वर्ल्ड वाले आके, जो उनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होता है जी। हमें चाहिए कि हम ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाएं, हमें चाहिए कि हम अब जो कहें वो विंड मिल्स की तरफ सोचें, हमें सोलर एनर्जी की तरफ कुछ रिसर्च करना चाहिए और कम से कम हम अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करें जो कि कार्बन को फैलाती है। अच्छा, थोड़ा सा मैं यहाँ से मौजू के अंदर रहते हुए एक छोटे से इससे सब क्वेश्चन काइंड ऑफ थिंग कि ये जो आपने अभी विंड की पावर की इस्तेमाल, हवा की ताकत की इस्तेमाल की आपने बात की, विंड टर्बाइंस के सिलसिले में थोड़ा सा बताइएगा कि क्या ये मुख्तसर सा कि क्या ये मुमकिन है कि एक इंडिविजुअल लेवल पे भी आप एक विंड टर्बाइन बेस्ड एनर्जी जनरेशन का कोई बंदोबस्त कर सकें पाकिस्तान के अंदर, और किन इलाकों में हो सकता है? अगर आपके पास मतलब इसके बारे में एक्सटेंस अगर हो इन डेप्थ जवाब तो जरूर दीजिएगा। सब इसमें पाकिस्तान में ऑलरेडी हम काफ़ी काम कर चुके हैं और काम इस वक्त हमारे यहाँ ऑपरेशनल भी हैं। कहीं हमारे सिंध के इलाके में ऐसे हम लोगों ने तजर्बे किए हैं जब विंड की हमारी मिल्स चल रही हैं। अब वो विंड की आपको पता है कि चूंकि टेक्नोलॉजी नहीं है
इसे हम सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ चूंकि कोई चीज़ लग जाती है उसको हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। बाकी हमने तजर्बे किए हैं, यहाँ पर काफ़ी सक्सेसफुल है वो। जी अच्छा अब्बास भाई, अब मैं ये चाहूंगा कि आप मुख्तसरन जो और ऐसे वजूहात हैं कि आपने एक तो ये डिग्रेडेबल मटेरियल की बात की, और ऐसी कौन सी वजूहात हैं जो समझते हैं कि इस मसले में पेचीदगी ज्यादा कर रही हैं? देखिए, हमें सबसे पहले तो ये सोचना है कि हमारे यहाँ जितना भी ट्रेवल का जो इंतजाम है, ट्रांसपोर्टेशन इज वन ऑफ द बिग सोर्स ऑफ इमिशंस। उससे हम कम किस तरह कर सकते हैं कि दुनिया में आपने देखा होगा कि मैंने ट्रेवल किया है, मेट्रो के अंदर, ट्रेन के अंदर सफर कहीं मीलों का मिनटों में हो जाता है। और हमारे यहाँ चूंकि रेलवे सिस्टम बहुत ही नाकस है, पाकिस्तान में अभी तक हमें चाहिए कि रेलवे को इम्प्रूव करें, मेट्रो को लेकर आए, चाहे हमें वो बोरो करना पड़े किसी मुल्क से, वो लोन हमारे लिए बेहतर होगा बजाय इसके कि हम गाड़ियां मंगवाएं छोटी छोटी। दिन भर इतना ट्रैफिक का रुझान बढ़ता चला जा रहा है, उसकी बजाय में इससे मेट्रो वगैरह टाइप की इस्तेमाल करनी चाहिए, रेलवे सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए। जी, और एज इंडिविजुअल आप क्या समझते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए? क्या जो मैं कर रहा हूँ वो मैं गलत कर रहा हूँ? देखिए, हम जो कुछ कर रहे हैं अपने वसाइल में रहते हुए, आई थिंक वी आर डूइंग अ वंडरफुल थिंग। अगर मैं आपको थोड़े फैक्ट और फिगर्स के अंदर बताऊं, जी बताइए। दुनिया में हमें जितना डराया और धमकाया जाता है, जितना पोल्यूशन की ये बात करते हैं, ये लोग जो हैं दुनिया में इस वक्त खुद जो बड़े पावर्स हैं वो इनके जिम्मेदार हैं, जो हमें बताते ही नहीं अपने फैक्ट और फिगर्स, वो हमें बताते हैं कि आप लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। एक दुनिया की रिपोर्ट है अमेरिकन ने जो शाया की थी, उसमें 80% जो टोटल ग्रीन हाउस गैस के अंदर इमिशंस हैं वो डेवलप कंट्रीज करती है। इसमें बिल्कुल डेटा बताता है हमें, उसमें डेटा बताता है कि सबसे नंबर 1 जो है वो चाइना है, जो 2.9 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ता है, जो कि 23% है पूरी दुनिया के शेयर में। नंबर 2 अमेरिका है जो 18% का कंट्रीब्यूट करता है, और तीसरा यूरोपियन यूनियन है जो 14% करता है, जबकि पाकिस्तान जो है वो 0.1 मिलियन कंट्रीब्यूट करता है, और सऊदी अरेबिया जो है वो तकरीबन नहीं तो 14वां नंबर है उनका, 1.4 फकत शेयर कंट्रीब्यूट करता है इसमें। तो ये हमें खामखी का एक किस्म का इन्होंने हवा बनाया हुआ है, और इसका जो पर्पस कुछ और है जो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा तफसील के अंदर। जी बिल्कुल सामीन, हम पहुंच चुके हैं अपने प्रोग्राम के। एक्चुअली आई हैड टू टेक अ ब्रेक आफ्टर 30 मिनट्स, लेकिन हम वक्त भी का पता ही नहीं चल रहा। आज टॉपिक कुछ ऐसा हमारे लिए अहम भी है और इंटरेस्टिंग भी है कि जिसके बारे में हम जूं बात करते जा रहे हैं तो और गहराई में जा रहे हैं उस सिलसिले में। लेकिन डेफिनेटली हमें जो एक और चीज़ कवर करनी है वो ये है कि जो जिस चीज़ के बारे में अब्बास भाई हमें बताना चाह रहे हैं, इंकशाफ करना चाह रहे हैं, हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं, वो एक्चुअली है क्या, कि क्या ये सब कुछ हो रहा है और हमें किस तरह से ये सब कुछ बताया जा रहा है और हमारा अब रोल क्या होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों की हमने बात करनी है। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और वो तमाम सवाल जो कि आपके जहन में हैं, मैं भी जानता हूँ, हमने वो पूछते हैं अब्बास भाई से कि भैया हम अपनी जो अगली नस्ल है उसके लिए किस तरह की ज़मीन छोड़ के जाएं, उस ज़मीन को उस तरह से छोड़ने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या जो बुनियादी चीज़ें हैं हम अपनी ज़िंदगी में चेंज ला सकते हैं और उससे ये सब कुछ बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि भाई जो आ रहा है वो तो आएगा, उसको तो आप रोक नहीं सकते। यू हैव टू एडजस्ट योर सेल्फ। हमें अपने आप को एडजस्ट कैसे करना है, कैसे अपने सर्वाइवल के मैकेनिज्म, मेथड्स और चीज़ों को, उन एलिमेंट्स को मॉडिफाई करना है कि जो इंसान की ज़िंदगी है वो कायम व दायम रहे। ये ज़िंदगी, ये हमारा जो प्लैनेट है ये उतना ही खूबसूरत रहे कि जितना आज ये खूबसूरत है। यही चीज़ है जो कि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देना चाह रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। आई विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड बी बैक सून। Now listen. Gupshup. The lighter side of serious issues. Presented by TNT. जी सामीन, वेलकम बैक। जी अब्बास भाई बताइए, आप क्या समझते हैं, सच है क्या आखिर? देखिए, इसमें जैसे मैंने आपसे पहले कहा
कि इसमें पॉलिटिक्स है, जो ग्लोबल वार्मिंग के नाम से बहुत से मुल्क इन्वॉल्व हुए हैं। कहीं आपने सुना होगा कि सबसे पहले जो है एक कन्वेंशन बुलाया गया जिसका उन्होंने नाम दिया 1997 में अर्थ समिट। जी बिल्कुल। कई रेजोल्यूशंस पास किए इन्होंने, और दोबारा फिर ये 200 और 2005 में कयोटो प्रोटोकॉल के नाम से बहुत मशहूर एक कन्वेंशन तब किया गया, जिसको यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कनेक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज के नाम से था ये, जिसमें कई करारदाद पास की गई कि ऐसा नहीं करने देंगे दूसरे मुल्कों में जहां ये चीजें लगती है। फिर कोपेनहेगन के अंदर 2009 में आया जी। अर्थ समिट हुआ 1997 के बाद। फिर आखिर में 2005 में यूरोपियन यूनियन इमिशन ट्रेडिंग स्कीम आई, जो दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल ग्रीन गैस की ट्रेडिंग स्कीम कहलाई जाती है। इस सब का मतलब क्या था, ये पर्पस क्या था? पर्पस फकत एक ही था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये डिसाइड किया, जिसमें कि फोर्ड, टोयोटा, ब्रिटिश एयरलाइंस, ब्रिटिश पेट्रोलियम जैसी कंपनियां शामिल थी, कि इन लोगों को हाथ मरोड़ के ये कहा जाए कि आप लोग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। और पर्पस क्या था? वो था इनको इमिशन टैक्स जमा करना। ये अब दुनिया में एक आहिस्ता से लागू करना चाहते हैं इमिशन टैक्स, जिसको कार्बन टैक्स भी कहा जाता है, एनर्जी टैक्स भी कहा जाता है जी। और जितनी दुनिया में बड़े मुल्कों में से इमिटर्स हैं उनको बहुत सारा पैसा जमा करेंगे ये लोग। और इसकी वजह क्या है आपको मैं समझा सकता हूँ कि जी जी जरूर तफसील से बताइए हमें अब्बास भाई, ये तमाम बात हमें तफसील से समझाइए ताकि हमें समझ आ जाए। ये यूनाइटेड नेशंस का जो ये फ्रेमवर्क है, इसके अरबों डॉलर्स का खर्चा है, और ये अरबों डॉलर्स कहाँ से लाएंगे? तो ये इन्होंने एक प्रिटेक्स्ट रखी है कि ये ग्लोबल वार्मिंग का इशू बनाया जाए। इसमें हजारों लोग पल रहे हैं इस वक्त, जिसका कोई जवाब ही नहीं है। रिसर्च है, और जितना आप इस पर सोच सकते हैं कि इन चीज़ों की वजह से ये तमाम मुल्कों से पैसे इकट्ठे इनको करना है, और ख़ास करके जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर बोझ डालना चाहते हैं। जबकि इनकी अपनी एक कमेटी ने एक बहुत बड़ी कमेटी बनाई, और जिसका नाम इन्होंने रखा कि डेटा कलेक्शन कार्बन डाइऑक्साइड इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर। अब देखिए, आप सोचें कि इसकी एनालिसिस आप किस तरह कर लेंगे। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि जिस जगह वोल्केनिक इरप्शन होता है, कहते हैं इससे कोई नुकसान नहीं होता। अगर ये बताएंगे कि इससे नुकसान होता है तो टैक्स अल्लाह मियाँ से तो लेने से रहे ये लोग, सबसे बड़ा तो टैक्स वहां से आएगा। जिस तरह की जो फॉरेस्ट जलते हैं एक साथ, जिससे कि पता नहीं कितने बिलियंस ऑफ टन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो ये हम तो नहीं कर सकते, तो उसके टैक्स नहीं ले सकते ये लोग। लेकिन अब्बास भाई जी, अब्बास भाई मैं ये समझता हूँ कि इसको अगर मैं लूंगा तो मैं तो ये लूंगा ना कि एक इंसिडेंट हो रहा है, यानी ग्लोबल चेंज वेदर में आ रही है, और ये इसको मैनिपुलेट करके इससे फायदा उठा रहे हैं, यानी ये तो दैट्स वन एस्पेक्ट ऑफ इट। लेकिन जो रियलिटी है उसकी जो अगर आप बात करते हैं, इसका मतलब है ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज आ रही है, it is irreversible. Whatever we do, it is irreversible. Actually, whatever we are trying to do is keeping ourselves happy, but we are not contributing. It's a peanuts, ये ऐसी बात समझ लें आपकी कि मुर्गी के सर के ऊपर छोटा सा पत्ता गिरे, वो कि आसमान गिर रहा है। अच्छा, तो ये मतलब ये है कि इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है, बहुत ह्यूज है, और जो हम कंट्रीब्यूट करें इट इज टू स्मॉल, ऑल्दो इट मे मेक अ डिफरेंस बट नॉट टू द एक्सटेंट कि जी सब कुछ रिवर्स हो जाए। No, it is negligible because we cannot compare ourselves with the big powers, what they are doing. It is something much more than what we are doing in our part of the world. बताइएगा मुझे इसके बारे में। देखिए, इसमें हमारे यहाँ जिससे कि कहा कि हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमारी सीमेंट फैक्ट्रीज ऑल पुट टुगेदर जितना वो पोल्यूशन करता है, इसमें फकत बायोलॉजिकल समंदर की जो जानवर होते हैं, जो डिके होते हैं, मरते हैं, उसकी जो कि जिसमें से वो चीज़ें निकलती है जो कि अनटॉलरेबल है, तो वो हम इतना कर सकते हैं कि उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो ये सब एज आई टोल्ड यू कि दिस आर कंपैरेटिव, कि व्हाट इज द इमिशन जनरेटेड, they want to sell something to us by declaring our stuff to be all wrong. They are doing everything wrong. हमारे नेचुरल गैस को देखें, हमारे पाकिस्तान में नेचुरल गैस अवेलेबल है, उससे हम लोगों ने मल्टीनेशनल ने उससे फर्टिलाइजर बनाना शुरू कर दिया, जबकि फर्टिलाइजर बनाने से वो हमें कोई फायदा नहीं करता सिवाय इसके कि वो वॉरफेयर एजेंसी वाले ले जाते हैं।
टू प्रोड्यूस एक्सप्लोसिव्स, और जबकि वही वाला फर्टिलाइजर की बजाय अगर हमारे डोमेस्टिक की तरह यूज किया जाए तो इतना पोल्यूशन भी कम होगा और अच्छा है। इट इज अ नीड गैस विच वी आर डिप्राइव्ड ऑफ, उसको लोड शेडिंग कर रहे हैं। इसी तरह वही वाली चीज जी कहिए। वही वाली चीज जो हमारे गाड़ियों में इस्तेमाल होती है, सीएनजी पाकिस्तान में, वी हैव गॉट द बिगेस्ट रेशियो इन द वर्ल्ड वेयर आवर कार्स आर ऑल लोडेड विद द सीएनजी सिलेंडर्स। तो उनको ये पसंद नहीं है कि ये मुल्क तरक्की कर सके, तो इसकी गैस की तरफ उन्होंने ध्यान डाल के हमें उन्होंने तबाह पे रख दिया कि इनको पेट्रोल पे और उस पे लगा रखे ताकि ये इम्पोर्ट ही करते रहें। इज ऑल पॉलिटिक्स, यू नो, मोर पॉलिटिक्स देन द रियलिटी। सही, लेकिन एक जो चेंज है वो तो इमिनेंट है। वो चेंज अगर आ रही है तो मुझे ये बताइए कि व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट 15 to 20 years टाइम, अगर हम सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से लें कि पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि यू नो एज आई टोल्ड यू कि समटाइम्स देयर आर स्मॉल रीजन्स इन द वर्ल्ड व्हिच डू नॉट हैव मोर ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस लाइक यू नो इन कराची। कराची में कोयटे की तरफ अगर सर्द हवा चलती है तो कराची इज अफेक्टेड, मगर ऑन द कॉन्ट्री अगर आप नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द चले जाएं पाकिस्तान, वहाँ इतना इस्तेकाम है कि अगर जो मेट्रोलॉजिस्ट फोरकास्ट करते हैं बिल्कुल 100% सही होता है कि मरी में स्नोफॉल होता है, मलाखंड के अंदर बारिश होती है, मगर कराची में फोरकास्ट करते हैं कुछ होगा तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वी डोंट हैव एनी प्रॉपर द ज्योग्राफिकल फीचर्स विच कैन गिव अ कंप्लीट फोरकास्ट। आपने कभी सोचा है कि सऊदी अरेबिया में बर्फ के वो ओले गिर सकते हैं, स्नो बॉल्स आपके वहां पर आ सकते हैं? आएगा? इतनी बारिश, इतनी सर्दी कभी आपने सऊदीया में फील नहीं की होगी। आई मीन दिस इज द आउटकम ऑफ द वेदर वार्मिंग, जो पूरी दुनिया से जैसे हॉट एयर्स जो हैं वो इससे डेवलप हो रही है और उससे पिघल रहे ग्लेशियर्स, और जिसकी वजह से हमारा फर्टिलाइजर बढ़ेगा ऑटोमेटिक नेचुरल, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी ये फर्टिलाइजर डालने की। अच्छा, तो ये जो चेंजेस आ रही हैं, जो ये आप बता रहे हैं चेंजेस आएंगी, तो इसमें टाइम स्पेन कैसा है? यानी वेयर डू यू सी साइंटिफिकली कि जी इस टाइम फ्रेम के अंदर जो मिडल ईस्ट का एरिया है यहाँ पे वेदर बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, यानी जितना ये शदीद गर्म होता है उतना ही शदीद सर्द हो जाएगा? जी हाँ, देखिए इसमें जो खतरनाक पोजीशन है इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताऊं, इट्स वेरी अलार्मिंग, खतरनाक सी सिचुएशन है। People forecast, the experts are of the opinion that because of the global warming आपकी जो सैटेलाइट्स हैं ये पिघल जाएंगे, और सैटेलाइट पिघलेंगे तो ताहिर साहब आपको मैं इतना खतरनाक बता रहा हूँ कि आप बैंक से अपने पैसे नहीं निकाल सकते। जी जी बिल्कुल, आप रास्ता भूल जाएंगे, आप रास्ता भूल जाएंगे, और आप ट्रेवल कहीं नहीं कर सकते, प्लेन्स विल बी स्ट्रैंडेड, और इतना सिनेरियो खतरनाक मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे जैसे कोई क्यामत आ गई। पीपल विल बी जस्ट टेरिबल, यू नो, यू कैन नॉट इमेजिन। सेल फोन आप फेंक दें उठा के, हम और आप जो बात कर रहे हैं, दिस विल नॉट बी पॉसिबल, विल बी जस्ट डिस्कनेक्टेड। और हमें पता नहीं क्या, कनाडा जैसी जगहों पर तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके पास तो इलेक्ट्रिक से ब्लैंकेट भी गर्म करती है, वो तो मर जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पे जिंदगी का सर्वाइवल हमारी अपनी टेक्नोलॉजी से है वो सब खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली, तो ये खतरनाक सबूत हो सकता है, जो कि अल्लाह न करे ऐसा हो, बट दिस इज गोइंग टू टेक एटलीस्ट 10 years। ये तकरीबन नहीं तो 2030 में मेरी फोरकास्ट है। जी जी, 12 में भी जो फोरकास्ट की गई थी वो थोड़ी सी ड्रिफ्ट हो गई है। अलबत्ता देखें, सर्दियां अभी तक कराची में कायम है, जबकि कभी नहीं होती थी सीजन में। जी, तो ये जो चेंज है ये आप सन 2030 तक समझते हैं कि ये कंप्लीट होगी? डेफिनेटली इट इज इट्स अलार्मिंग बिकॉज कम्युनिटीज माइग्रेट करेंगी, पैनिक की सिचुएशन हो सकती है, और जहां तक मुझे महसूस हो रहा है आपकी बातों से आवाज भाई कि वट एवर वी डू ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली ये इसी रास्ते पे गामजन है, और ये होगा बिकॉज इस पार्ट ऑफ द नेचुरल प्रोसेस जो कि उस कुदरत ने, उस खुदा ने डिफाइन किया है, प्रोग्राम किया हुआ है किस तरह से होना है, तो वो तो होना ही है। हमें अपने आप को उसके लिए एडजस्ट करना है, टू टेक द लीस्ट पेन ऑफ द चेंज। अब्बास भाई, क्या करना चाहिए हमें? देखिए, वी शुड बी मेंटली बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस, यू नो, लाइक व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, यू नो, दैट मीन्स कि वी हैव टू कम बैक टू आवर ओल्ड प्रिमिटिव प्रोसीजर्स। वही सुराहियों में पानी आप देखेंगे ठंडा कर रहे हैं, फ्रिज नहीं काम कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह की कई चीजें आप देखेंगे कि जो हम छोड़ चुके थे
वो दोबारा हाथ के पंखे नजर आ रहे हैं कराची में। वुडंट इट बी ब्यूटीफुल अब्बास भाई, मैं आप और हमारा एक एज ग्रुप है, वुडंट बी ब्यूटीफुल, क्योंकि आपने और मैंने अपने लड़कपन में ये सब कुछ देखा है, एक्सपीरियंस किया है। बिल्कुल। तो ये मेरे ख्याल से कि एक अच्छी जिंदगी की तरफ हम जा रहे हैं, बिकॉज यू नो दिस इज वन ऑफ द चेंज विच मे बी नेचर वांट्स इट, कि हमारी जो 6 बजे के करीब हम सो जाते थे अंधेरा करके, फिर वो दौर वापस आ जाएगा। तो ये दूसरे लफ्जों में ये भी हो सकता है अब्बास भाई कि हम टेक्नोलॉजी के उस थ्रेशोल्ड पे पहुंच चुके हैं कि अब बेल कर्व में हमें नीचे को जाना है, पीक पे गए, अब नीचे को जाना है और नॉर्मलाइज होना है। बिल्कुल सही। तो हमें अपने आप को एडजस्ट कैसे करना है, इसके बारे में आप बात कर रहे थे। हेलो सामीन, लगता है हमारा राब्ता अब्बास भाई से टूटा है। आई विल बी बैक सून, होल्ड ऑन अ सेक। हेलो जी अब्बास भाई, जी आई एम सॉरी अब्बास भाई, हमारा राब्ता टूट गया था। मैं आपसे ये बात पूछ रहा था कि कौन सी ऐसी जो चेंजेस है वो हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए, हमें करनी चाहिए। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो हमने एक अच्छा सा जमाना गुजारा था, जो चीज़ों से हमें चीज़ें अवेलेबल थी, उन चीज़ों से हो सकता है कि ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें आर्जी तौर पर कुछ हमें मुश्किलात का सामना करना पड़े। मसलन हमें जो इस वक्त सब्जियां हरी मिलती है, उसमें कुछ चीज़ें हो सकती है बदल जाए। कुछ हमें इलेक्ट्रिसिटी के फेलियर्स वगैरह की वजह से हमें एयर कंडीशनिंग सिस्टम और रेफ्रिजरेशन की तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़े। पर हमें ये सोचना चाहिए कि दुनिया में लोग कितने और परेशानियों से गुजरते हैं, जो हमारे ट्रॉपिकल के मुल्क बहुत ऐश के और आराम के साथ जिंदगी बसर करते हैं। तो ये हमें एक तो सब्र करनी चाहिए चीज़ों के ऊपर, और हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए कि हमें कोई चीज़ इम्पॉसिबल और मुश्किल नहीं है। हमारे पास अल्लाह ने अकल दी है, जो पहले पुराने ज़माने में जो चीज़ें इस्तेमाल करते थे वो फिर दोबारा वापस इस्तेमाल में आ जाएगी। पानी के बर्तन हैं हमारे पास, अर्दन पॉट्स वगैरह में पानी ठंडा होता था, और तांबे की चीज़ों में वो बाकायदा उसके अंदर डिसइंफेक्टेड होता था पानी। ये सब कुछ फिर दोबारा दौर आ जाएगा। लेकिन अब्बास भाई, आप समझते हैं कि अगर इंसान इस चेंज को रेजिस्ट करेगा तो एंड ऑफ द डे जो हार्म है वो नेचर को नहीं होगा, वो इंसान को खुद होगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इंसान जो अपने आप को एडजस्ट करेगा, और नेचर यही चाहता है, तो हम उसके सामने बिल्कुल मायूस हैं। व्हाट गॉड वांट्स वो अपना करके रहता है, जो चाहते हैं। जैसे कि अर्थक्वेक हम नहीं रोक सकते हैं, उसके लिए हमारे पास कोई तरीका कार नहीं है, कोई आला ऐसा नहीं है जो हम उसको फोरकास्ट करके बता दो सकते हैं, रोक नहीं सकते। सही। तो एक जो चेंज आनी है वो आनी है सामीन, इसमें हमें क्या चेंजेस अपनी ज़िंदगी में लानी है, उनके बारे में हम लोग अब्बास भाई से मैं बात कर रहा हूँ। अब्बास भाई, ये मुझे बताइएगा कि जब ये चेंज आएगी तो ऑब्वियसली इसके साथ व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग, मास माइग्रेशंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जस्ट टू सर्वाइव, कि ऑब्वियसली जब आपके पास एक्सट्रीम लो टेम्परेचर्स होंगे, यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव देयर। और ज़िंदगी में एक जो खूबसूरती है वो ये है कि ज़िंदगी अपने आप को अडॉप्ट करने की कोशिश करती है, अगर अडॉप्ट नहीं करती तो माइग्रेट करती है। तो ये क्या मास माइग्रेशंस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ मूव करेंगे? कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो ये सिविलाइजेशन इसी तरह जन्म लेते हैं। जिनकी तबीयत सर्द इलाकों में रहने की है, वो ऑटोमेटिक सर्द इलाकों में चले जाएंगे। जिसकी तबीयत वार्म इलाके में रहने वाले हैं, वो सब इनहेबिटेंट्स, एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांटेशन हो, वो सारे के सारे ये तो तबाह हो जाएंगे उस जगह पर, और दूसरी जगह जन्म लेंगे। ये बिल्कुल होना है, इसमें कोई दो ओपिनियन आपको नहीं मिलेगी। तो ये तो इस तरह से जैसे डायनासोर्स का आपने जिक्र किया था कि उस जमाने में भी एक सिविलाइजेशन का एंड हुआ और फिर वहां से दोबारा से जन्म लिया एक नई सिविलाइजेशन ने, ह्यूमैनिटी ने। ये जो जब आप बात करते हैं तो जाहिर है कि एक तो वक्त आएगा ना अब्बास भाई के टेम्परेचर इतने एक्सट्रीम होंगे कि लाइफ वहां पे सर्वाइव ही नहीं कर सकेगी। तो वो जब सर्वाइव नहीं कर सकेगी तो वो पॉसिबली माइग्रेट करेगी। तो मेरे ख्याल में इससे एक डिसबैलेंस पैदा होगा बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई फॉर एनी स्पेसिफिक रीजन ऑफ द प्लैनेट। वेरी ट्रू, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। Karachi was never designed for the type of population we are handling at the moment. Our drainage is disturbed, our water system is disturbed, our electricity is disturbed.
तो ये तो होता है, अपर से लोग आए हैं कराची में ड्वेल करने के लिए। इसी तरह नाइल वैली सिविलाइजेशन इजिप्ट के अंदर जो पहला जन्म लिया था, वो वजह ये थी कि पानी नाइल के अंदर था और तमाम लोगों ने वहां पर ड्वेल किया। द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑन द अर्थ। तो ये तो होगा, बिल्कुल होगा। सही। तो हमें अपने आप को इस चेंज के साथ अडॉप्ट करना है सामीन। अडॉप्शन भी मेरे ख्याल में नेचुरल होगी कि नेचर भी चाहेगी कि जिंदगी अपने आप को इस बदलती हुई माहौल के साथ जो है वो चेंज करे, अपने आप को एडजस्ट करे, अडॉप्ट करे उसको। लेकिन उसके साथ ये चीज़ बिल्कुल हमें भुलानी नहीं चाहिए कि एक जो रोल आज हम प्ले कर सकते हैं और जिस रोल के प्ले करने से हमें हमारी आने वाली नस्लों को फायदा हो सकता है, तो वो छोटी छोटी बातें हैं। जैसे हम बात कर रहे थे प्लास्टिक के बैग्स की, जैसे हम बात करते हैं मिसाल के तौर पे एक और कि जब हम नहाते हैं तो शावर के नीचे somewhere like 50 to 60 liters of water is wasted, whereas a 2-minute shower, अगर आप 2 मिनट का शावर अगर लीजिए तो आप सिर्फ 5 से 10 लीटर पानी इस्तेमाल करेंगे। जितना पानी बचाएंगे उतना फायदा है। ये अब्बास भाई, अगर मैं इस मिसाल को सामने रखूं तो पानी बचाने से हमें क्या फायदा होगा? पानी की देखिए, जैसे कि पाकिस्तान या हमारे जिस जगह गर्म इलाके हैं वहाँ कंजम्पशन पानी का मुकाबलेतन सर्द इलाकों से बहुत ज्यादा होता है जी। मिसाल के तौर पे जब ठंड हो जाएगी तो पानी का कंजम्पशन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। विंटर्स के अंदर आप देखिए कि कितना फ्रिक्वेंट आदमी नहाता है। तो ये सारी चीजें कंपेरेटिव है। नेचर ऑटोमेटिकली रेगुलेट्स इट मेक सर्टेन थिंग्स अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर फैशन जी। तो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है बिल्कुल। और जैसे कि हम देखें मिनरल वाटर पी रहे हैं आज भी, पहले किसी जमाने में हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये हम पिएंगे। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। तो ये एक चेंज है जिसके साथ हमें अडॉप्ट करना है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। और ये भी एक ज़हन में रखना है कि जैसे आप कुछ ऐसी चीज़ें जो कॉर्पोरेट लेवल पे जो कमर्शियली जो कि फ़ायदा एक पैसों का फ़ायदा उठाने के लिए इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं वर्ल्ड वाइड, कि जिनका हम कंज्यूमर एज दे कॉल अस, हम उसका शिकार होते हैं, उसमें भी हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि व्हाट इज़ राइट फॉर मी। बेसिकली मुझे वो करना चाहिए इस नॉलेज के साथ कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं राइट कर रहा हूँ, यानी साइंटिफिकली इट इज़ अ राइट थिंग टू डू। क्या ये अच्छा है कि मैं पानी ज़ाया करूँ, या ये अच्छा है कि मैं पानी को कंजर्व करूँ, बचत करूँ इसमें। और उसके बचत करने में यकीन कीजिए कोई भी मसला ऐसा नहीं होता कि आप नहा नहीं सकें, आप हाथ नहीं धो सकें, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बेजा जो उसका ज़िया है वो हमारे लिए नुकसानदेह है। बेजा बिजली का ज़िया जितनी भी हमें मुयसर है आजकल, उसमें जो उसका ज़िया है वो भी ज़्यादती है हमारे लिए। मेरे ख्याल में अगर हम जब बचाते हैं कलेक्टिवली, अगर हर बंदा इसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेट करे तो कलेक्टिवली बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट उससे जनरेट जरूर होता है। सामीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। यकीन मानिए कि अभी बहुत से सवालात हैं जो कि मैं अब्बास भाई से करना चाह रहा था, और मैं इंशाल्लाह अब्बास भाई को फिर दोबारा से दावत दूंगा अपने प्रोग्राम में आने की, एंड विल टॉक फर्दर। मैं चाह रहा हूँ इस सब्जेक्ट को हम थोड़ा सा और भी खंगालें, इस चेंज के बारे में और भी जानें। अब्बास भाई, एक ज़रूर कीजिएगा हमारे लिए कि हमारे सामाईन के लिए एक रेफरेंस गाइड के तौर पे अगर इंटरनेट की ऐसी ऑथेंटिक कंटेंट्स जो आप समझते हैं कि लोगों को पढ़ने चाहिए तो वो ज़रूर हमें दीजिएगा, हम ताकि उनको अपने सामाईन के साथ शेयर कर सकें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू डू दैट। जी जनाब, जाने से पहले आपसे एक आखिरी सवाल वो ये कि कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तानियों के लिए क्या आप कोई खास मैसेज पैगाम देना चाहेंगे? अब मैं ये कहूँगा कि इंसान जो है वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र करे, और उसका शुक्र इस तरह करे कि जिस हालत में भी अल्लाह मियाँ रखना चाहता है उसका वो शुक्र करे कि मैं उसी हाल में खुश हूँ। अगर वो जिस हालत में भी रखना चाहता है तो कभी किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल कंटेंट होना चाहिए आदमी को, जो आपको अल्लाह पाक ने दी है उसको एंजॉय कीजिए, अल्लाह पाक का शुक्र अदा कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह कीजिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे यही सच है और कुछ सच नहीं कि हम एक निज़ाम का हिस्सा हैं। नेचुरल अल्लाह मियाँ पीछे जिस तरह चाह रहे हैं, जिस तरह से ये सब कुछ डिज़ाइन हुआ उसी तरह से होगा। हम ज़्यादा कुछ कर सकते नहीं, अपने आप को उसके मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं कि हर वो लम्हा जो हम जीते हैं उसको हमने अच्छे तरीके से गुजारा। हमने अपने लिए भी अच्छा किया, हमने लोगों के लिए भी अच्छा किया, हमने अपने इंफरादी तौर पे भी कुछ कंट्रीब्यूट किया, और एक इज्तिमाई कोशिश का भी हिस्सा बने कि जब हम छोटी छोटी बातें जैसे मैंने पहले कहा, रिमाइंड करवाऊंगा आपको,
जब अगली दफ़ा आप ग्रॉसरी शॉप पे जाइए तो प्लीज़ प्लास्टिक के लिफाफे कम लीजिए ज़रूर, आपको चीज़ें लेकर के घर जाना है, लेकिन 3 की बजाय अगर 1 के अंदर सब सामान आ जाए तो ऐसा ज़रूर कीजिएगा। ये मेरा आज का आपको मैसेज है। जाने से पहले एक नारा लगाएंगे अब्बास भाई। अब्बास भाई, पहली बात ये, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। मैंने इसको एक लम्हा जो है एंजॉय किया है, और मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा से अपने प्रोग्राम में दावत दूंगा, और हम इस मौजू पे थोड़ा सा और इसको टच करेंगे विद सम स्पेसिफिक क्वेश्चंस कि अब जो आगे आने वाला है जैसे होना है, तो इज्तमाही तौर पे उसमें हमारे मुल्क में हमारी लीडरशिप्स को क्या रोल प्ले करने होंगे इन चीज़ों को कन्फ्रंट करने के लिए, अपने मफादात का इज्तमाही तौर पे उनकी हफाजत करने के लिए। तो जाने से पहले एक नारा लगेगा। नारा लगने से पहले सामीन, आज का प्रोग्राम पहले की तरह हमेशा की तरह स्पॉन्सर किया है सिमेंटिंग इंटरनेशनल ने, जो कि आपको इनाम में एंटी वायरस जिसकी मालियत 5,000 होती है, हमारे 3 खुशनसीब लिसनर्स को देते हैं। इस इनामी मुकाबले के बारे में तमाम तफसीलात जो हैं वो हम रेडियो कॉन्टैक्ट पाकिस्तान की फेसबुक की वेबसाइट पे भी देते हैं, और अपने कॉन्टैक्ट पाकिस्तान के मेंबर्स को मेल शॉट के जरिए भी बताते हैं। एक छोटा सा क्विज खेलते हैं जिसमें आपसे सवाल पूछते हैं, और अगर आपने प्रोग्राम सुना हो और आपने सवाल का जवाब ठीक दे दिया तो जनाब आप हकदार हो सकते हैं, आप उन 3 खुश नसीबों में से एक हो सकते हैं कि जो जीतेंगे नॉर्टन एंटीवायरस। Tajaweez, suggestions, comments, criticism, everything is accepted. Always write to me on gupshup@radiocontactpakistan.com. जाने से पहले एक नारा लगाएंगे अब्बास भाई के साथ मिलकर के, जो कि हमेशा से हमारा नारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद।